नेक्स्ट हम बात करते हैं यार ज्योग्राफी रिलेटेड जो करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में रहे थे बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द वॉल्केनिक लाइटनिंग की। अब वॉल्केनिक लाइटनिंग क्यों न्यूज़ में था भाई? 2025 के नवंबर में रिसर्चर ने एक रेयर पावरफुल फिनोमिना जिसको हम क्या बोलते हैं वॉल्केनिक लाइटनिंग का यहाँ पे देखा, है ना। एक स्ट्राइकिंग डिस्प्ले देखा जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के समय देखने को मिला यार, वेंट के समय, है ना, लाइटनिंग वॉल्केनिक वेंट में। सो उसको बोलते हैं वॉल्केनिक लाइटनिंग। तो वॉल्केनिक लाइटनिंग की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होता है वॉल्केनिक लाइटनिंग यार? सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग इरप्शन, जब यहाँ पे एक वॉल्केनो इरप्ट होता है तब जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक लाइटनिंग। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग इरप्शंस। एंड हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें तो जो माउंट वेसुवियस है वहाँ पे ये देखने को मिला था, प्लिनी दी यंगर के यहाँ पे देखने को मिला था। प्लिनी दी यंगर ने यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया था 79 एडी में, जब माउंट वेसुवियस यहाँ पे रिएक्ट किया था, इरप्ट किया था। इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। सो हिस्टोरिकल एविडेंस के अंदर माउंट वेसुवियस इन 79 एडी जब ये इरप्ट किया था तो इसको प्लिनी द यंगर ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। एंड फॉर्मेशन के समय जो जो फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मेशन फैक्टर्स की बात करें सो ऐश पार्टिकल्स, है ना, जनरेट होते हैं यहाँ पे। रॉक फ्रेगमेंट्स, आइस क्रिस्टल्स जब इरप्शन के समय बनते हैं जब वो कोलाइड करते हैं तो एक स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइटनिंग देखने को मिलता है। ऐश पार्टिकल्स, रॉक फ्रेगमेंट्स, आइस क्रिस्टल्स, स्टैटिक चार्जेस बनते हैं इसकी वजह से लाइटनिंग देखने को मिलता है ना। प्रोसेस की बात करें सो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है जो कि प्लूम के अंदर से बिल्डअप होता है। चार्ज सेपरेशन बिल्डअप विद इन द प्लूम एंड सडन डिस्चार्ज अकर होता है जब लाइटनिंग होता है नियर द वॉल्केनिक वेंट और हायर इन द इरप्शन कॉलम। ठीक है, अंदर जो प्लूम है वहाँ पे एक चार्ज सेपरेशन बनता है और एक सडन डिस्चार्ज होता है जब लाइटनिंग होता है तो। चार्ज सेपरेशन in the plume and near vent discharge
हाई कॉलम डिस्चार्ज देखने को मिलता है यहाँ पे, या फिर नियर वेंट डिस्चार्ज। रोल ऑफ वाटर वेपर की बात करें अगर वॉल्केनिक लाइटनिंग के अंदर, सो इट एनहांस, मतलब वाटर वेपर रिलीज ड्यूरिंग द माग्मा यार, जब माग्मा से जब वाटर वेपर निकलता है तो वो मॉइस्चर को एनहांस करता है जिससे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, और वो ज़्यादा इंटेंसीफाई करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। सो वाटर वेपर इट एनहांस मॉइस्चर intensifies इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी हिडन प्रोटोकास्ट की। ये हिडन प्रोटोकास्ट न्यूज़ में क्यों था भाई? यहाँ पे एक जो मार्क्यूरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने शो किया कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं इट इज लिंक टू द केमिकल सिग्नेचर जो कि हमको देखने को मिलते हैं हिडन क्रस्ट के अंदर सबडक्शन होने से पहले। तो क्या होता है ये हिडन प्रोटोकास्ट? हिडन प्रोटोक्रस्ट, नॉट प्रोटोकास्ट, ठीक है, ये प्रोटोक्रस्ट है। हिडन प्रोटोक्रस्ट क्या होता है? सो अर्थ्स अर्लीस्ट क्रस्ट लेयर इज कॉल्ड एज हिडन प्रोटोक्रस्ट। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अर्थ्स अर्लीस्ट क्रस्टल लेयर टाइम फ्रेम की बात करें, सो हेडन एओन, यहाँ पे जो जूलॉजिकल एज है वो हेडन एओन, द फर्स्ट जूलॉजिकल एओन के समय ये फॉर्म हुआ था। एंड विद इन 200 मिलियंस ऑफ फॉर्मेशन यार, जो 200 मिलियंस ऑफ जो अर्थ बना उसके 200 मिलियन ईयर अंदर ये बना था। विद इन 200 मिलियन ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन। कंडीशन की बात करें तो ये जो हिडन प्रोटोक्रस्ट है ये कैसे क्या कंडीशंस में यहाँ पे हमको समझ आता है भाई? तो एक एक्सट्रीम हीट होता है इसके अंदर, इंटेंस वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है, ये पार्शली मॉडर्न सरफेस होता है जिसकी वजह से एक हेलिज्म, मतलब जो अर्ली अर्थ कंडीशन बनता है यहाँ पे। सो कंडीशन के अंदर एक्सट्रीम हीट, इंटेंस वॉल्केनिज्म, पार्शली molten surface, रिसर्च की बात करूं तो प्लेट टेक्टोनिक केमिकल सिग्नेचर, यहाँ पे इसने एक तरह से इसके साथ लिंक्ड किया गया है इसको। शोड प्लेट टेक्टोनिक लिंक्ड केमिकल सिग्नेचर, जो कि इसने मकरी यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने यहाँ पे ये रिसर्च किया। प्लेट टेक्टोनिक लिंक्ड केमिकल सिग्नेचर
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कारबोरो शोल की, है ना। रिसेंटली चाइना ने एक तरह से फिलीपींस फ्रीगेट ऑफ इलीगल एंटरिंग जो स्कारबोरो शोल है वहाँ पे उसके जो फ्रीगेट है जिसमें सामान रखता है उसको यहाँ पे एंटर करने के लिए इसको एक्यूज़ किया कि भाई तू गुनहगार है, ऐसा साबित किया। एंड सोवेनिटी वायलेशन को ये बता रहा है, फिलीपींस को फर्दर प्रोवोकेशन की। तो इससे स्कारबोलोक सोल कहाँ पे है उसकी बात करें तो दो चीज़ हमेशा न्यूज़ में रहती है, एक पार्सर आइलैंड है स्कारबोलोक सोल, ये साउथ चाइना सी में यहाँ पे ये एरियाज हैं। तो स्कारबोरोक सोल की बात करें तो ये कोरल अटोल है यार, ठीक है। स्कारबोरोक सोल की बात करें स्कारबोरोक सोल लोकेशन की बात करें सबसे पहले तो सो ईस्टर्न साउथ चाइना सी में लोकेटेड है एंड इट इज़ 220 किलोमीटर्स फ्रॉम लुजन। लुजन जो एक तरह से फिलीपींस में है उससे 220 किलोमीटर्स वेस्ट में है। सिग्निफिकेंस की बात करें सो एक मराइन बायोडाइवर्सिटी एरिया है यार, फिशिंग ग्राउंड है एंड यहाँ पे अराउंड अच्छा खासा कॉमर्स दिखने को मिलता है। मराइन रिच बायोडाइवर्सिटी है, वैल्यूएबल फिश ग्राउंड है एंड एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है नियर मेजर शिपिंग लेन्स यार। 3.4 ट्रिलियन एनुअल कॉमर्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट हमारे पास चाइना और फिलीपींस के बीच में देखने को मिलता है यार, जिसकी वजह से यहाँ पे ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना ने क्या क्लेम किया, चाइना क्लेम करता है जो ह्यूगेंस आइलैंड है यांग डायनेस्टी हिस्टोरिकल जो यूजेज है, चाइना बोलता है कि देखो भाई हिस्टोरिकली हम इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जो यंगयान आइलैंड है जो कि यांग डायनेस्टी से इसको रिफ़र किया गया है, तो चाइना बोलता है ये हमारा है। यांगयान आइलैंड्स जो कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है, जो यांग डायनेस्टी इसको हमेशा इसे इस्तेमाल करते हुए आया है। और फिलीपींस क्या बोलता है, फिलीपींस बोलता है जो 200 नॉटिकल माइल का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो यूएन क्लॉज का जो प्रो है ना ट्रीटी है, उसमें ये जो आइलैंड है ये फिलीपींस के पानी इसमें आते हैं, वाटर बॉडीज में आते हैं, ये बोलता है भाई फिलीपींस। यूएन क्लॉज 1982 का जो प्रॉक्सिमिटी है जिसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एरिया होता है वो बोला जाता है ना, तो ये 200 नॉटिकल माइल्स में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके अंदर ये लाई करता है, तो ये इसका क्लेम है यार। 220 किलोमीटर्स मतलब अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही आ रहा है ये। कायदे से तो ये फिलीपींस का होना चाहिए, बट चाइना किसी भी चीज़ को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, ठीक है।
नाउ करंट स्टेटस की बात करें तो चाइनीज डी फैक्टो कंट्रोल कर रहा है इसको सिंस 2012 यार। करंट स्टेटस के अंदर चाइनीज डी फैक्टो कंट्रोल सिंस 2012। हमने बात की स्कारबोरो शोल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी टी हॉर्स रोड की। टी हॉर्स रोड यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो चाइनीज़ एम्बेसडर इंडिया आए थे उन्होंने इसका सिग्निफिकेंस को बताया। एक नेटवर्क है भाई ट्रेड रूट का, एक सिंगल रोड नहीं है, ट्रेड रूट का एक नेटवर्क है जो कि 200 किलोमीटर तक यहाँ पे फैला हुआ है और ये एक तरह से लिंक करता है साउथ वेस्ट चाइना को तिब्बत, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के साथ। इसको बोलते हैं हॉर्स रोड, टी हॉर्स रोड। तो टी हॉर्स रोड की बात करें टी हॉर्स रोड की बात करें तो इसके नेचर की बात करें तो इज नेटवर्क ऑफ ट्रेड रोड यार ओवर 200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। नेचर की बात करें तो ये नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट ओवर 2000 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है। कनेक्टिविटी की बात करें तो साउथ वेस्ट चाइना तक ये कनेक्टेड है यार, साउथ वेस्ट चाइना को कनेक्ट करता है ये तिब्बत के साथ, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश इसके साथ कनेक्ट करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें सो जो तांग डायनेस्टी है ना, जो टांग डायनेस्टी है यहाँ पे जो मोंग ईजिन है, इन्होंने ट्रेड इन शुगर, टेक्सटाइल या फिर राइस नूडल्स जो किया है ना, चाइना टू तिब्बत एंड इंडिया, ये इस रूट से किया, ये यहाँ पे बताया गया है। तांग डायनेस्टी जो कि अराउंड 1618 से लेकर 1907 सी तक यहाँ पे रूल करते थे। इसमें जो मोंग ईजिन है उन्होंने यहाँ पे शुगर, टेक्सटाइल, नूडल्स का यहाँ से ट्रेड किया इस रूट से, टी हॉर्स रोड से। एंड सोंग डायनेस्टी की बात करें तो सोंग डायनेस्टी यहाँ पे जो सोंग डायनेस्टी थे 1960 से 1200 तक यहाँ पे रूल किए थे। ये ट्रेड करते थे टी एंड हॉर्सेस को इस रूट से, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज, बट टी हॉर्स रोड इसीलिए नाम दिया गया, टी हॉर्स रोड इसलिए नाम दिया बिकॉज यहाँ से टी और हॉर्स ट्रेड किया जाता था ज़्यादा कॉमनली। टी एंड हॉर्स ट्रेड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हम सिग्निफिकेंस की बात करें, टी हॉर्स रोड है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है यार। सो ट्रेड एक्सचेंज यहाँ से हम कर सकते हैं एक तरह से इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज यार। एंड दो लेस फेमस है ये सिल्क रोड से, बट हाँ इससे भी हमारे पास ट्रेड एक्सचेंज कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो ट्रेड मतलब
टी हॉर्स रोड जो है वो यहाँ जो कि दलाई के अंदर है, मतलब दलाई से पास होता है, लहासा से पास होता है, देन इंडियन कंटिनेंट में एक तरह से ब्रांच बन के आगे चाइना की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नेमो की। पॉइंट नेमो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज INSV तारिनी ने सक्सेसफुली पास किया पॉइंट नेमो, जो कि मोस्ट रिमोट लोकेशन है अर्थ के अंदर उसको। सो पॉइंट नेमो यहाँ पे न्यूज़ में था। पॉइंट नेमो अगर हम बात करें, मोस्ट रिमोट लोकेशन के अंदर ये आता है, वन ऑफ द मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन अर्थ। सो पॉइंट नीमो का लोकेशन कहाँ पे है भाई? एंड एक आइसोलेटेड रीजन है साउथ पैसिफिक ओशियन में, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओशियनिक पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी। लोकेशन के अंदर हम बात करें तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर है ना। इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओशियनिक पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी। एंड यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कैसे है भाई? एक्सट्रीमली एक तरह से रिमोट लोकेशन है, एंड न्यूट्रिएंट की कमी है, एक तरह से मलाइन लाइफ की कमी है, लार्जेस्ट स्पीसीज नियरली यहाँ पे एब्सेंट है यार, है ना। एक्सट्रीमली रिमोट, न्यूट्रिएंट पुअर एंड मिनिमल मैराइन लाइफ हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो ये जो एस्ट्रोनॉट है ऑन ISS, है ना, नियरेस्ट ह्यूमन जो है एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है वो 400 किलोमीटर अब रहते हैं यहाँ पे। इससे इससे इतना पास में ह्यूमंस की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। देखो प्रॉक्सिमिटी समझना आप जरा, ऊपर में है लोग, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं यार, है ना। इधर न्यूजीलैंड से अराउंड 5,000 किलोमीटर दूर है, इधर साउथ अमेरिका से 5,000 किलोमीटर दूर है। सो एस्ट्रोनॉट्स ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। प्रॉक्सिमिटी के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो INS तारिणी है इसकी, INSV तारिणी, तो ये एक इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है यार। एंड इसको किसने बनाया था? एक्विरस शिपयार्ड ने। INS तारिणी जो है, जो तारा तारिणी टेम्पल है उसके ऊपर इसको नाम दिया गया था। एक 56 फुट इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल built by Aquarius शिपयार्ड। हमने बात की अबाउट पॉइंट नेमो की। नेक्स्ट बात करते हैं मरसेप्टर प्रोजेक्शन मैप की। ये जो मरसेप्टर प्रोजेक्शन मैप है जो अफ्रीकन यूनियन ने यहाँ पे रिप्लेस किया मरसेप्टर मैप ऑफ द वर्ल्ड विथ वन ऑफ अफ्रीकाज ट्रू साइज, जो अपना खुद का साइज है उसको यहाँ पे रिप्लेस किया, इसीलिए न्यूज़ में था ये। सो मरसेप्टर प्रोजेक्शन मैप मरसेप्टर प्रोजेक्शन मैप की बात करें सो ओरिजिन के अंदर जो
गेराडस मर्सेप्टर 1959 एक कार्टोग्राफर है, मैप बनाने वाले, उन्होंने यहाँ पे इसको बनाया था। मैं ये सब बेसिक बेसिक चीज़ों को क्यों बताता हूँ भाई, बिकॉज मेंस में यही आपको एक एच देगा, आधा नंबर एक्स्ट्रा देगा यार, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो। ये करंट अफेयर टॉपिक है ये। फीचर्स की बात करें तो मर्सेप्टर प्रोजेक्शन मैप के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन किया जाता है यहाँ पे, इक्वली स्पेस्ड मेरिडियन देखने को मिलता है, एंड पैरेलल हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड लाइंस देखने को मिलते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो ये मर्सेप्टर प्रोजेक्शन मैप है, इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो स्केल डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है यार पोल्स में, स्केल डिस्टॉर्शन एट पोल्स, एंड जो ग्रीनलैंड या अफ्रीका है उसका साइज यहाँ पे मिसमैच है। तो ये यहाँ पे मर्सेप्टर प्रोजेक्शन मैप के अंदर अफ्रीकन यूनियन ने अपना यहाँ पे न्यूज़ में अपना रिप्लेस किया मर्सेप्टर मैप ऑफ द वर्ल्ड को विद जो अफ्रीका का ट्रू साइज बता रहा है उससे, इसीलिए न्यूज़ में था, बिकॉज ये साइज मिसमैच था पहले ग्रीनलैंड और अफ्रीका का। तो जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पे हैं मर्सेप्टर प्रोजेक्शन मैप के अलावा, वो कौन से हैं, गाल पीटर प्रोजेक्शन, एंड इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन। जो गाल पीटर प्रोजेक्शन है ये ट्रू रिलेटिव साइज को बताता है, एंड इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन की बात करें, इट इज़ प्रपोज्ड बाय अफ्रीकन यूनियन एंड ये बेटर है ना प्रोपोर्शनलिटी में बता रहा है अफ्रीका के जो साइज है उसको, प्रपोज्ड बाय अफ्रीकन यूनियन, एंड यहाँ पे बेटर प्रोपोर्शनलिटी को ये शो करता है। ठीक है भाई, तो ये हमने बात किया अबाउट परसेप्टर प्रोजेक्शन मैप न्यूज़ में था भाई उसकी। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी सेस्मिक हैजार्ड माइक्रोजोनेशन की, जो कि न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के साथ मिलकर एक सेस्मिक माइक्रोजोनेशन मेजर इंडियन सिटीज़ का किया यार। सो सेस्मिक हैजार्ड माइक्रोजोनेशन सेस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर जोनल डिवीजन बाय अर्थक्विक रिस्क, है ना, ये रीजन्स को यहाँ पे डिवाइड करते हैं जोन्स में, जहाँ पे अर्थक्विक रिस्क के बेसिस में जियोलॉजिकल रिस्क हो गया, सिस्मोलॉजिकल एंड जियोटेक्टोनिक फैक्टर्स के बेसिस में यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं जोन्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन। सो जोनल डिवीजन बाय अर्थक्विक रिस्क। फैक्टर्स की बात करें सो फैक्टर्स के अंदर
जियोलॉजिकल, सेस्मोलॉजिकल एंड जियोटेक्टोनिक फैक्टर्स की बात करते हैं यार। जियोलॉजिकल, सेस्मोलॉजिकल, जियो टेक्टोनिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। पर्पस क्या है भाई ये जो सेस्मिक हैजार्ड माइक्रोजोनेशन करने का? फॉर प्रिपेयर्डनेस, है ना, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्क मिटिगेशन यार। ऑल्सो जो जीआईएस बेस्ड साइट स्पेसिफिक डाटा है वो प्रोवाइड करता है एक तरह से प्री एंड पोस्ट डिजास्टर प्लानिंग के लिए। प्रिपेयर्डनेस एंड जीआईएस प्लानिंग। एजेंसी की बात करें तो जो एनसीएस सेस्मिक हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट यूनिट है वो इसका करता है यार यहाँ पे सिस्मिक माइक्रोजोनेशन। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड डिसेमिनेटिंग सच हैजार्ड इंफॉर्मेशन यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लूनर इवेंट की। एक ब्लड मून बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार। ब्लड मून क्या है? यहाँ पे एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका ने यहाँ पे ब्लड मून देखा। मतलब टोटल लूनर एक्लिप्स जो कि मून को लाल बना देता है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। ब्लड मून के अंदर लूनर है ना, मतलब लूनर इवेंट्स की बात करें उसमें ये ब्लड मून की बात करते हैं। सबसे पहले तो लूनर इवेंट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। लूनर इवेंट्स की बात करेंगे, टोटल लूनर एक्लिप्स को यहाँ पे हम ब्लड मून कहते हैं बिकॉज लाल दिखता है हमारे पास जो चांद है वो। सो ब्लड मून, ब्लड लून में क्या होता है? रेड होता है भाई, है ना। रेड लाइट जो है टोटल लूनर एक्लिप्स के समय जो आता है उसको हम ब्लड मून बोलते हैं। सो डेफिनेशन क्या है ब्लड मून का? रेड लाइट ड्यूरिंग टोटल लूनार एक्लिप्स। एंड इसका कारण क्या होता है? जो रिले स्कैटरिंग है ना उसके वजह से, है ना, जो ब्लू स्काइज दिखते हैं, रॉयल सनसेट दिखता है, उसी की वजह से यहाँ पे जो टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तो रेड सनलाइट जो होता है वो फिल्टर हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर, तो सिर्फ लाल चीज़ें ही आ पाती है, इसलिए हमको लाल दिखता है मून। एंड सिग्निफिकेंस क्या है भाई ब्लड मून का? इट रिफ्लेक्ट पॉल्यूशन एंड वॉल्केनिक ऐश यार, है ना। एटमॉस्फेरिक इंडिकेटर है ये। अगर रेड इंटेंसिटी जो है ज़्यादा है मतलब पॉल्यूशन एंड वॉल्केनिक ऐश जो है और भी ज़्यादा डार्क दिखेगा, है ना। अगर ये ज़्यादा है पॉल्यूशन वॉल्केनिक गैस तो मेकिंग मून अपीयर डार्कर एंड डीप, तो एक तरह से ये एटमॉस्फेरिक इंडिकेटर है। इट रिफ्लेक्ट्स पॉल्यूशन एंड वॉल्केनिक ऐश। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लूनर एक्लिप्स कितने टाइप्स के होते हैं यार। एक होता है टोटल लूनर एक्लिप्स जिसमें मून जो है इट पासिस थ्रू अम्ब्रा, ठीक है, जो कि डार्केस्ट शेडो है उसके साथ ये पास करता है टोटल में। पार्शियल या फिर पेनर्मल जो है पेन अम्ब्रल, इसमें क्या होता है? मून पासिस थ्रू पेनम्ब्रा दैट इज आउटर शेडो।
लूनर एक्लिप्स के टाइप्स की बात करें सो टोटल लूनर एक्लिप्स के अंदर मून पासिस थ्रू अम्ब्रा, मतलब डार्केस्ट शेडो से पास करता है, इसीलिए पूरा वो गायब हो जाता है टोटल लूनर एक्लिप्स में। बट अगर पार्शियल पार्शियल को और किस नाम से जानते हैं, पेनअम्ब्रा, पेनम्ब्रल। इसमें क्या होता है, मून पासिस थ्रू पेनम्ब्रा, मतलब जो आउटर शेडो है उससे पास करता है। पहले तो लूनर एक्लिप्स होता क्या है भाई, देखो ये सन हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया। तो मून का कुछ लाइट नहीं होता है भाई, जो सन की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, बट अगर सन की लाइट यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगी तो ये हमको दिखे कैसे, मून पूरा गायब हो जाएगा, अर्थ छुपा देता है मून की लाइट को। ठीक है, इसको बोलते हैं अम्ब्रा, जो शेडो है इस पे अम्ब्रा। पेनम्ब्रा में क्या होता है, जो ये लाइट शेडो है, आउटर शेडो जो है वहाँ पे, उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। डार्कर शेडो हो गया, एक लाइटर शेडो होता है। ठीक है, ये डार्कर शेडो, ये पेनम्ब्रा है। अगर मून इधर है तो इसको पार्शियल बोलेंगे। ठीक है, टोटल लूनर एक्लिप्स के समय हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ब्लड मून। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मैग्नेटिक वीक स्पॉट्स की, जो कि हमारे पास न्यूज़ में थे, है ना। मैग्नेटिक न्यूज़ स्पॉट्स में जो साउथ अटलांटिक एनॉमली है, रिसेंट एनालिसिस जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यहाँ पे जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो स्वार्म मिशन है उसने क्या बताया, जो साउथ अटलांटिक एनोमली है उसको यहाँ पे बताया। इसने एक्सपांड, मतलब बोला कि देखो जो साउथ अटलांटिक एनोमली है वो एक्सपांड हो चुका है 0.9% से सिंस 2014। साउथ अटलांटिक एनोमली क्या है ना, तो इसकी बात करेंगे। एक लार्जेस्ट या फिर मोस्ट स्टडीड मैग्नेटिक वीक स्पॉट है भाई अर्थ के अंदर, उसको बोलते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली, मैग्नेटिक वीक पॉइंट्स। मैग्नेटिक वीक स्पॉट्स, ये जो मैग्नेटिक वीक स्पॉट्स है इसके अंदर हम बात करते हैं वो साउथ अटलांटिक एनोमली की। सो SAA साउथ अटलांटिक एनोमली की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीकन में, साउथ अमेरिका से लेके साउथ अफ्रीका तक, यहाँ पे साउथ अमेरिकन से लेके साउथ अफ्रीकन रीजन अटलांटिक ओशन में, यहाँ पे ये हमको देखने को मिलता है यार। लोकेशन की बात करें तो साउथ अमेरिकन टू साउथ अफ्रीका। कज क्या है भाई, साउथ अटलांटिक एनोमली होने का कारण क्या है, जो टिल्ट है बिटवीन द मैग्नेटिक एंड रोटेशनल एक्सिस एंड जो अनइवन कोर का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, इसकी वजह से भी देखने को मिलता है ये। मोल्टेन आयरन मोशन एंड कोर मेंटल स्ट्रक्चर, ऑल्सो द मैग्नेटिक एंड रोटेशनल एक्सिस में टिल्ट, टिल्ट बिटवीन
मैग्नेटिक एंड रोटेशनल एक्सिस। कजिस के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ईएसए स्वाम मिशन की, तो जो ईएसए स्वाम मिशन है वो मॉनिटर करता है इसके इवोल्यूशन को एंड स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्ट की, ये जो मैग्नेटिक वीक स्पॉट्स हैं इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है यार। सो रेडिएशन एक्सपोजर, वीकर मैग्नेटिक शील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल्स जो हैं सोलर विंड से यहाँ पे पेनिट्रेट कर जाते हैं डीप इनटू द एटमॉस्फेयर, तो इसकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर देखने को मिलता है। सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डैमेज देखने को मिलता है भाई। नेविगेशन डिस्क्रप्शन होता है ना। इंक्रीज रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक है वो डिस्टर्ब कर जाते हैं, सोलर पैनल को डिग्रेड कर जाते हैं। ऑल्सो करप्ट डाटा देखने को मिलते हैं सैटेलाइट पासिस थ्रू दिस जोन से आज, जैसे कि हबल टेलीस्कोप। सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डैमेज, नेविगेशन कम्युनिकेशनल डिस्क्रप्शन भी देखने को मिलते हैं, है ना। कंपास रीडिंग एंड जियोमेट्रिक नेविगेशन से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यार। यहाँ पे ज़्यादा जो बर्मुडा ट्रायंगल है वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ये सब देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी अमेजोन फ्लाइंग रिवर। ये अमेजोन फ्लाइंग रिवर मतलब क्या सोच रहे हैं भाई, जो इवापोरेशन से जो मॉइस्चर की स्ट्रीम देखने को मिलती है, एयरबोर्न जो मॉइस्चर की स्ट्रीम हमको देखने को मिलती है अमेजोन के ट्रीज से जो बहती है थ्रू इवापो ट्रांसपिरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग रिवर। और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, ये जो फ्लाइंग रिवर है ये डिसरप्ट हो रहा है। उसके रेफरेंस में यहाँ पे रिसर्चर्स ने ये वार्न किया यार, तो इसीलिए न्यूज़ में था। अमेजोन फ्लाइंग रिवर्स। अमेजोन फ्लाइंग रिवर के डेफिनेशन की बात करें, so airborne moisture from evapotranspiration is called airborne, called Amazon flying river, जो कि ट्रीज से बहते हैं। एयरबोर्न मॉइस्चर फ्रॉम evapotranspiration एंड पाथ की बात करें, ट्रैवल वेस्टवर्ड टू एंडीज एंड ब्राज़ील यार। सपोज ये साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ से इस प्रकार से ये फ्लो करता है। ट्रैवल वेस्टवर्ड टू, देखो ये हमारे पास साउथ अमेरिका, ये एंडीज है, तो ये वेस्टवर्ड ट्रैवल करता है टू दी एंडीज एंड ब्राज़ील। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी रूल की, सो बायोटिक पंप रिडिस्ट्रीब्यूटिंग मॉइस्चर यार, एक तरह से मॉइस्चर क्या कर रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 50% जो अमेजॉन रेनफॉल है उसको रिसाइकल करता है यार, है ना। रीजनल रेनफॉल को सस्टेन करता है, एग्रीकल्चर एंड रिवर्स को सस्टेन करता है। थ्रेट क्या है, बिकॉज ये जो रिवर है एक तरह से ये डिस्टर्ब हो जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिसरप्शन बाय डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट
ये हमने बात की अबाउट दी अमेजोन फ्लाइंग रिवर की। ये जो टर्म है इसको कार्लस नोब्रा ने यहाँ पे कॉइन किया था, एक इनविजिबल वेपर रिवर जो कि बहता है यहाँ पे, बायोटिक पंप जैसा काम करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है मॉइस्चर को। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मड वोल्केनोज की। मड वोल्केनोज यहाँ पे न्यूज़ में थे। मड वोल्केनो से आप क्या समझते हो? इंडिया ओनली मड वोल्केनो जो कि अंडमान एंड निकोबार में इरप्ट किया 12 टांग के अंदर 20 साल बाद, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था। तो इसकी बात करते हैं मड वोल्केनो की। ओनली एक्टिव वोल्केनो इज बैरन आइलैंड एंड ओनली मड वोल्केनो इज इन बाराटांग अंडमान निकोबार। और बैरन आइलैंड भी कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। मड वोल्केनोस। India's only mud volcano is in Paratang Island, Andaman and Nicobar. India's only mud volcano and वर्ल्ड लार्जेस्ट मड वोल्केनो कहाँ पे है भाई? इंडोनेशिया। नाम से समझ आ रहा है। मड वोल्केनो में क्या होगा? मड होगा, वाटर होगा, गैसेस होंगे बिनोट दी अर्थ सरफेस जो कि बाहर आते हैं क्रेटर से या फिर बबलिंग माउथ से, तो उसको हम मड वोल्केनो बोलते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कहाँ पे है? सिडारजो, सिडारजो मड फ्लो जो कि कहाँ पे है भाई? इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट मड वोल्केनो, इट इज़ इन इंडोनेशिया। एंड प्रोसेस में से क्या क्या निकलता है? मड, वाटर, गैसेस। ये हमारे पास साउथ अंडमान में है यार, बाटंग आइलैंड जो है। एक्सपेलिंग मड, वाटर एंड गैसेस। हमने बात की मड वोल्केनोस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की। यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज एक डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट रिपोर्ट आया 2024 का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, यहाँ पे यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है ना। एंटायर कंट्री का जो डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट है, उसके अंदर हम बात करते हैं चीज़ों की। ओके, ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिया रिपोर्ट से जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे पहले 2024 का जो असेसमेंट है उसकी बात करें, 2024 असेसमेंट हाइलाइट्स। सो एक एनुअल रिचार्ज है भाई, ये हमारे पास देखने को मिल रहा है पानी का। एक बस डाटा की तरफ से हम समझते हैं 44690 BCM है ना, जो बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर है, इतना यहाँ पे रिचार्ज हो रहा है। बट हम एक्सट्रैक्ट कितना कर रहे हैं? यहाँ पे एनुअल एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ये हम कर रहे हैं 245.64 बिलियन क्यूबिक मैट्रिक टन्स मीटर्स, क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें 245 यार, रिचार्ज 446 का हो रहा है। तो स्टेट ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो 60% जो नेशनल एवरेज है वो यहाँ से हम निकाल रहे हैं। सो क्वालिटी की बात करें, जिसकी वजह से बहुत पानी निकालने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, आधा पानी लगभग निकाल रहे हैं, 60% अकाउंट निकाल ले रहे हैं।
तो क्या होगा भाई, आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट पॉल्यूटेंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। असेसमेंट ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ पे असेसमेंट किया गया। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर ग्लोबली आज, जिसमें 25% जो वर्ल्ड ग्राउंड वाटर है उसको इंडिया ने एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे ये रिपोर्ट बताता है। एंड 62% जो इरिगेशन है वो ग्राउंड वाटर से हो रहा है, 85% जो रूरल वाटर सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर से हो रहा है, 50% जो अर्बन वाटर सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर से हो रहा है। सब डाटाज हैं यार जो कि हमारे पास देखने को मिलते हैं। स्टेट हमारे पास अलग, रीजनल वेरिएशन की बात करें तो 100% जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है 100% है यहाँ पे। गुजरात, मतलब गुजरात बोलता हूँ, पंजाब, राजस्थान, दादर नागर हवेली, हरियाणा, दिल्ली रीजन वाले में। सो गवर्नेंस एंड रेगुलेशन की बात करें तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इसको गवर्न करता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड लीगल की बात करें तो इंडियन इस्मेट एक्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। इंडियन इस्मेट एक्ट एंड जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है वो यहाँ पे इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इस्मेट एक्ट है उसने क्या किया, जो ग्राउंड वाटर ओनरशिप है वो लैंड राइट्स के साथ लिंक किया, टाई किया। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं लाइक जल शक्ति अभियान यार, अटल भूजल योजना, ठीक है, जल शक्ति अभियान जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करता है, वाटर कंजर्वेशन में फोकस करता है। अटल भूजल है ना, भूजल योजना जो है 2020 में आया था, ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात करता है। जो वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत हैं और जो 80 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 7 स्टेट्स उनके अंदर। रीजनल एक्सट्रैक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें यहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेड रीजन्स में हम पंजाब और राजस्थान की बात करते हैं यार, जहाँ पे मोर देन 100% ग्राउंड वाटर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। एंड हाइयर यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की बात करें तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में मोर देन 70% एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। ग्लोबल इंडिया का एवरेज कितना है, 65% और 55% अराउंड, ओके। जो 60% अराउंड नेशनल एवरेज है, बट हाई भी हो रहा है कहीं पे, 100% से ज़्यादा भी हो रहा है। सो हाई कहाँ पे है, तमिलनाडु एंड यूपी। तो ये हमने बात किया अबाउट ही ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि न्यूज़ में था। हमने बात की मड वोल्केनोज की, हमने बात की अमेजॉन फ्लाइंग रिवर्स की, हमने बात की मैग्नेटिक वीक स्पॉट्स की, लूनर इवेंट्स की बात की, सेस्मिक हज़ार माइक्रोजोनेशन की बात की, मरसेप्टर प्रोजेक्शन मैप की बात की, पॉइंट नेमो की बात की यार, टी हॉर्स रूट क्या है, सो स्कारबोरो सोल की बात की है ना जो कि न्यूज़ में था, हिडन प्रोटोक्रस्ट की बात की, एंड वॉल्केनिक लाइटनिंग क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से करंट अफेयर्स जो हमने देखा यार, जहाँ से प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों जगह क्वेश्चन आ सकते हैं।